पिछले कुछ सालों में दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा है साइबर फ्रॉड का सिंडिकेट। व्यक्ति, संगठन और सरकार तीनों इसके निशाने पर है। इसकी गंभीरता आप इस बात से समझ सकते हैं कि पिछले साल 2024 में भारत की जीडीपी जितनी थी, उससे 2 गुने से ज्यादा की चपत दुनिया को साइबर फ्रॉड से लग गई। जी हां, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। 2024 में भारत की जीडीपी 3.8 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 3,80,000 करोड़ डॉलर थी, जबकि इसी साल दुनिया में साइबर फ्रॉड के जरिए 9.5 ट्रिलियन डॉलर की ठगी हो गई, यानी 9,50,000 करोड़ डॉलर की। आप सोचिए, दुनिया के कई देशों की जीडीपी नहीं है, बल्कि यूं कहिए कि दुनिया के कई देशों की जीडीपी मिला दी जाए तब भी इतनी नहीं है, और वो भी ठीक ठाक बड़े बड़े देशों की। तो देश का मूड मीटर में आज ये चर्चा क्यों कर रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि दुनिया में साइबर ठगी के जो बड़े स्कैम सेंटर्स हैं, उसका गोल्डन ट्रायंगल दक्षिण पूर्वी एशिया के 3 देशों में, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम, जो हमारे पड़ोस में, और इसका मकड़जाल अंदर खाने म्यांमार से लेकर और थाईलैंड तक फैला हुआ है। और इसे ऑपरेट कौन कर रहे हैं, ये जानेंगे तो आप और हैरान हो जाएंगे। इसके जो सबसे बड़े ऑपरेटर हैं वो है चीनी। मोदी सरकार के एक इशारे ने साइबर क्राइम के इस गोल्डन ट्रायंगल में खलबली मचा दी। यहां से भारत समेत दुनिया भर के लोगों को बड़े पैमाने पर साइबर फ्रॉड का शिकार बनाया जा रहा था। खबर दक्षिण एशियाई देश कंबोडिया से, जहां साइबर अपराधियों पर ऐतिहासिक एक्शन लिया गया है। कंबोडिया की सरकार ने 15 दिन तक एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया और कंबोडिया की राजधानी नोम पेन से लेकर पोईपेट शहर तक 138 जगहों पर दनादन छापेमारी की। जो साइबर घोटाले और जुए के लिए दुनिया भर में बदनाम है जो इलाके, उन सब पर दबिश डाली गई। साइबर अपराधियों पर यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई थी, जिसमें 3,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई। तो कंबोडिया में साइबर क्रिमिनल के गैंग पर हुई कार्रवाई में 11 मास्टरमाइंड समेत 17 देशों के 3,075 लोग पकड़े गए हैं। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि रैकेट, नेक्सस कितना बड़ा है और कैसे इसका जो पूरा स्वरूप है वो ग्लोबल है। 17 देशों के 3,000 से ज्यादा लोग, और इसमें 1,028 लोग जो हैं वो चीन के हैं, वियतनामी 693, इंडोनेशिया के 366, बांग्लादेश के 101, थाईलैंड के 82 और कोरिया के 57 लोग पकड़े गए। इसमें पाकिस्तानी भी 81 थे, 13 नेपाली भी थे और 4 मलेशिया के नागरिक भी थे। अब पूछिए कि इसमें भारतीय कितने थे, तो इसमें 105 भारतीय भी शामिल थे। इसमें बड़े पैमाने पर जो तादाद उन लोगों की बताई जा रही है जो साइबर अपराधियों के गैंग के जाल में विदेशी जॉब के चक्कर में फंसे, वो असल में खुद भी एक विक्टिम थे। इसमें से जो ज्यादा लोग जो साइबर फ्रॉड में शामिल थे, उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो खुद भी विक्टिम हैं इसी साइबर फ्रॉड के। कैसे हो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये वो लोग हैं जिन्हें धोखे से कंबोडिया ले जाया गया, जहां पासपोर्ट और दूसरे जरूरी कागजात उनके जब्त कर लिए गए और कैदी बनाकर उनसे साइबर फ्रॉड कराया जा रहा था। उनको बंधक बनाकर, जान का डर दिखाकर, डिजिटल अरेस्ट से लेकर क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन शेयर इन्वेस्टमेंट और ब्लैकमेलिंग के काम में लगाया गया था। साइबर क्राइम की एक खौफनाक साजिश है जिसमें पीड़ितों को जबरन अपराधी बनाया जाता है। मोदी सरकार ने पुख्ता सबूतों के आधार पर साइबर अपराधियों की इस खौफनाक साजिश की जानकारी कंबोडियाई सरकार को दी और तुरंत कार्रवाई का दबाव भी बनाया, जिसके बाद एक बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। कंबोडिया में हुई एक कार्रवाई क्यों आसान नहीं थी और क्यों इसका श्रेय मोदी सरकार को मिलना चाहिए, वो भी आपको जानना चाहिए। तो इन्होंने जो कहा वो बात जरा गौर से समझिए। इन्होंने कहा कि 12.5 बिलियन डॉलर का जो ये पूरा नेटवर्क था, ये 12.5 बिलियन डॉलर का साइबर क्राइम कर रहा था। और अगर ये देखा जाए तो एक कंबोडिया की जो पूरी जीडीपी है उसके करीब करीब आधे के बराबर है। आप इसी से अंदाजा लगाइए
कि इनका कितना बड़ा होल्ड, कितना रसूख होगा इन साइबर फ्रॉड्स का। ये साइबर क्रिमिनल्स हैं जिसको कि चीनी कंपनियां और चीन के जो ठग हैं वो उसको लीड कर रहे हैं, उनका कितना दबदबा होगा और कितना बड़ा नेक्सस और कितना बड़ा नेटवर्क होगा कंबोडिया में कि $12.5 बिलियन का उनका पूरा एक तरीके से फ्रॉड का धंधा था। और ये कह रही है कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो चीन के ठग हैं, जो चीन के साइबर क्रिमिनल्स हैं, उन्होंने कंबोडिया में एक तरीके से साम्राज्य बना लिया है, उन्होंने वहां की नागरिकता तक ले रखी है और पूरी दुनिया में जो साइबर फ्रॉड हो रहा था वो वहां से ऑपरेट हो रहा था। तो अब यह समझिए कि कंबोडिया क्यों दक्षिण एशिया में साइबर अपराध का आखिर गढ़ बना हुआ है। तो इसका खुलासा भी मूसो चुओ ने किया है, जो उन्होंने अभी बताया कि कंबोडिया के आधे से ज्यादा जीडीपी के बराबर तो वहां का साइबर क्राइम का पूरा खेल है। वो यहां तक आरोप लगा रही है कि कंबोडिया की सरकार में बैठे सफेद पोशों का संरक्षण है साइबर अपराधियों को, और इसीलिए कंबोडिया में यह धंधा फल फूल रहा है। इसीलिए कंबोडिया में अगर साइबर क्रिमिनल्स पर ऐतिहासिक कार्रवाई हुई है तो मोदी सरकार की के दबाव और उसकी कठोर इच्छा शक्ति के बिना संभव नहीं थी। भारत से दबाव बना तो कंबोडिया के पीएम हुन मानेत ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी, एक तरीके से फरमान सुना दिया कि यदि इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। नतीजा यह हुआ कि 15 दिनों तक छापे की एक बड़ी कार्रवाई हुई और देशव्यापी कार्रवाई हुई और 3000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब आपको बता दूं कि दक्षिण एशिया में कैसीनो और ड्रग्स कार्टेल का जो डार्क नेटवर्क है, कंबोडिया उसका हिस्सा रह चुका है और अब कैसीनो और ड्रग कार्टेल के इन्हीं ठिकानों से साइबर अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। इसके लिए वहां जेल नुमा छोटे बड़े कॉल सेंटर्स बन गए हैं जो फर्जी पहचान की आड़ में चलाए जा रहे हैं। भारत समेत अनेक देशों से, अलग अलग देशों से नौजवान जो मोटी सैलरी और विदेशी जॉब के झांसे में आ जाते हैं, वो इस खतरनाक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। उन्हें इन जेल नुमा कॉल सेंटर्स में एक तरीके से रखा जाता है जहां की हर पल वो हथियारों की निगरानी में रहते हैं। उन्हें टॉर्चर किया जाता है और साइबर क्राइम के लिए उनको पूरी तरीके से ट्रेन किया जाता है और उनकी ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है, उन्हें बताया जाता है कि कैसे लोगों को ट्रैप करना है और कैसे उनको अपना शिकार बनाना है। जो लोग इनकार करते हैं उन्हें बेरहमी से मारा पीटा जाता है, भूखा प्यासा रखा जाता है और इतने पर भी जो नहीं मानते, कई बार तो उनकी जान लेने में भी ये जो साइबर अपराधी हैं वो गुरेज नहीं करते। बहुत सारे लोग जो इससे छूटकर किसी तरीके से वहां से निकलकर भागे, उन्होंने बाद में अपनी आप बीती बताई कि किस तरीके से 24 घंटे AK-47 जैसे हथियारों से लैस जो गार्ड हैं वो वहां तैनात रहते थे और वो उनकी एक एक पल उनकी निगरानी करते थे और उनकी किसी भी बात से इनकार करने का मतलब था कि अपनी शामत को बुलाना। तो इस तरीके से अपने शिकंजे में फंसे नौजवानों को साइबर क्रिमिनल्स अपराध के दलदल में झोंकते हैं, उन्हें मजबूर करते हैं कि वो अपने देश में बैठे लोग हैं उनको साइबर ठगी में फंसाएं और उनसे पैसे ऐंठें। ये पूरा खेल बड़े पैमाने पे चल रहा है और जैसा कि हमने आपको बताया कि ये एक 3 देशों का एक ऐसा नेक्सस है, एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें कि हजारों नौजवान फंसे हुए और पिछले साल इसकी तस्वीरें दुनिया के सामने आई थी। तब जाकर दुनिया एक बार की चौंक उठी थी और तब पता चला था कि म्यांमार, थाईलैंड की सीमा पर जो मायाबाड़ी, श्वेकोक्को और केके पार्क, इस तरह के जो इलाके हैं, कंबोडिया में मैंगो पार्क, इस तरह के जो इलाके हैं वो कैसे साइबर स्कैम के बहुत बड़े सेंटर में तब्दील हो चुके हैं। दुनिया में ने तब देखा था कि साइबर फ्रॉड के गोल्डन ट्रायंगल में साइबर क्रिमिनल्स के जाल में फंसे पीड़ित किस हाल में जी रहे हैं, कैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया के जरिए इन्हें शिकंजे में फंसाया जाता है और फिर कैसे साइबर फ्रॉड्स के एजेंट्स के जरिए इन्हें दुबई, सिंगापुर और मलेशिया जैसे देशों का झांसा देकर गोल्डन ट्रायंगल के साइबर स्कैम सेंटर्स में पहुंचा दिया जाता है और तब जाकर पीड़ितों को पता चलता है कि उन्हें साइबर ठगी का धंधा करने के लिए असल में फंसा लिया गया है और असल में यही उनकी नौकरी है। जिस नौकरी का झांसा उनको दिया गया था
वो असल में कुछ और नहीं था, बल्कि साइबर ठगों का एक जाल था जिसका कि वो खुद शिकार हो गए। और इससे इनकार का मतलब यातना और कई बार तो मौत होती। ये उस पीड़ित की गुहार है जो थाईलैंड म्यांमार बॉर्डर पर मायावाड़ी में बंधक है। अपने परिवार वालों के पास उसने किसी तरह ये वीडियो फॉरवर्ड किया और छुड़ाने की गुहार लगाई। इसकी पहचान हम जाहिर नहीं कर सकते क्योंकि इससे उसकी जान को खतरा है। मायावाड़ी के साइबर स्कैम सेंटर में इसके जैसे सैकड़ों लोग बंधक हैं जिन्हें रोज हिंसा झेलनी पड़ती है, मारा पीटा जाता है। मिसाल के तौर पर इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो मायावाड़ी के ही एक स्कैम सेंटर का बताया जा रहा है। इस शख्स ने ठगी करने से मना किया तो देखिए उसके साथ क्या सलूक हो रहा है। इसकी पिटाई को पूरे स्कैम सेंटर में दिखाया जा रहा है ताकि वहां बंधक बनाकर रखे गए दूसरे लोगों में दहशत फैले और उन्हें डराकर अपराध कराया जा सके। उस नर्क से जो छूट कर निकले हैं उनकी आप बीती दहलाती है। साइबर फ्रॉड का गोल्डन ट्रायंगल यानी कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार से लेकर थाईलैंड तक का ऐसा सरहदी इलाका जहां 3-3 देशों की सीमाएं मिलती हैं, जिसके एक सिरे पर वीरान पहाड़ियों का लंबा सिलसिला है। दूसरा सिरा इस इलाके में बहने वाली मेकोंग नदी के किनारे पर खुलता है और तीसरे किनारे पर जंगल हैं जहां इन देशों के उग्रवादी संगठनों और मिलिशिया का डेरा है और बीच का इलाका पूरी तरह सपाट। दुनिया की नजरों से दूर इस वीराने में साइबर क्राइम की ऐसी आलीशान दुनिया बसी है जिसे देखकर किसी की भी आंखें चौंधियां जाएं। स्क्रीन पर अभी आप म्यांमार थाईलैंड सीमा के श्वे कोको इलाके को देख रहे हैं। अल्ट्रा मॉडर्न सिक्योरिटी वाली बिल्डिंगों के बड़े बड़े ब्लॉक, बड़ी बड़ी चार दीवारी, चारों तरफ ऊंची ऊंची फेंसिंग और 24 घंटे AK-47 जैसे हथियारों से लैस सिक्योरिटी गार्ड्स की निगरानी और अपराध करवाने का कॉर्पोरेट कल्चर, सब कुछ हैरान करने वाला है। इस मामले में संयुक्त राष्ट्र का अनुमान भी चौंकाने वाला है। उनके मुताबिक कंबोडिया में 1 लाख से ज्यादा लोग साइबर फ्रॉड के इस नेटवर्क के जाल में फंसे हुए। इसमें इतने भारतीय हैं कि जिसकी संख्या भी 5000 से ऊपर बताई जाती। यह आंकड़ा इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी कि I4C का है, जिसका गठन भारत के गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम कंट्रोल के लिए किया है। सुनिए उसके डायरेक्टर क्या बता रहे हैं। जो हमारे देश के युवा हैं उनको एक तो नौकरी का लालच दिया जाता है। नौकरी का लालच देकर के उनको यहाँ से एक तरह से कहें इलीगली जो है वो ट्रैफिक किया जाता है। टूरिस्ट वीजा पर ले जाते हैं और वहां पर उनको फिर स्कैम कंपाउंड्स में रखा जाता है। उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं और उसके बाद उनसे जो है जबरन जो है वो साइबर अपराध करवाए जाते हैं। तो पिछले साल भी भारत सरकार ने ऐसे 60 भारतीयों को साइबर क्रिमिनलों के शिकंजे से छुड़ाया था। इन पीड़ितों का पता दुनिया को तब पता चला जब इनके विरोध प्रदर्शन का वीडियो कंबोडिया के स्कैम सेंटर से किसी तरीके से बाहर आ गया और फिर वायरल हो गया। मोदी सरकार ने दबाव बनाकर तब भी उन्हें तुरंत आजाद करवाया था। स्क्रीन पर अभी अभी उसी वायरल वीडियो की आप तस्वीरें देख रहे हैं। तो कंबोडिया में